नाकाम मोहब्बत का हर एक दुख सहना, नाकाम मोहब्बत का हर एक दुख सहना, हर हाल में अंजाम से डरते रहना। नाकाम मोहब्बत का हर एक दुख सहना, हर हाल में अंजाम से डरते रहना। जिंदा ही हमें मार गया है यारों, महबूबा की औलाद का मामू कहना। दोस्तों, जबान किस तरह खेल दिखा सकती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपकी शनासाई एक ऐसे कवि से, एक ऐसे शायर से कराना चाहता हूँ जिसकी शायरी में कहकहों के साथ एक दर्दमंद दिल का गुदाज भी है। सर्वेश अस्थाना साहब 20 से ज्यादा मुल्कों में हिंदुस्तानी अदब का परचम लहरा कर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें जनाबे सर्वेश अस्थाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया हमें लग रहा है। आज 5 स्टार होटल का उद्घाटन है। जो होटल मालिक उद्घाटन पर मुशायरा कराए उसके मुस्तकबिल का खुदा ही मालिक है। क्या बात है। लेकिन बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इतना बढ़िया लग रहा है। मैं बताया इन्होंने सर इकबाल साहब ने कि मैं 20 मुल्क में गया हूँ। मैं ज्यादा में गया हूँ, लेकिन आज तक किसी होटल के उद्घाटन के अवसर पर मैं कभी नहीं गया। तो आज मैं अपने आप को इसका उद्घाटन करता मानते हुए खुद को भारत का राष्ट्रपति घोषित करता हूँ। मैं झूठ कभी नहीं बोलता। आज तक मैंने झूठ बोला ही नहीं है। हम बहुत दिन बाद पटना आए, रेहान भाई, बिल्कुल भगवान कसम से। अब बहुत दिन बाद आए और मैं लगभग 6 महीने से इसका विज्ञापन देख रहा था। और हमारी जो है खुर्शीद भाई से एक आध बार फोन पे बात हुई तो मैं सोचता था कि खुर्शीद भाई कोई लड़के टाइप के होंगे। भगवान कसम झूठ आज तक नहीं बोला, कभी झूठ बोला ही नहीं। जब हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधान परिषद के अध्यक्ष यहाँ बैठे हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप लोग समझ रहे हैं। भगवान कसम मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे लिखने चलो, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ हम लिखने चलते हैं तो कोई चीज बोल्ड करनी हो उसके बगल का लफ्ज बोल्ड हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत, मैं ये कहना चाह रहा था, लेकिन वो दूसरे पर बोल्ड हो गया तो हम क्या करें। लेकिन मैं बहुत आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत शानदार ये कवि सम्मेलन मुशायरा है। सर आप तो फिर एक कमरा मुझे परमानेंट यहाँ दे दीजिए और उसको मैं किराए पे उठाया करूँगा। नहीं, कहने नहीं दूंगा। नहीं। देखिए ये है, ऐसे कबूल सब करते हैं लेकिन फिर मना कर देते हैं। ऐसे जैसे हम शादी में 7 फेरे लेते हैं तो 7 शर्तें कबूल करते हैं, पालन एक का भी नहीं करते हैं। आज तक नहीं किया। हिना जी पढ़ रही थी, बहुत बढ़िया पढ़ा उन्होंने कि दूसरी मोहब्बत हो सकती है। मैं ये नहीं समझ पाया, अब इस बात पे आप ताली बजाना, मैं ये नहीं समझ पाया कि हिना अपनी दूसरी मोहब्बत की बात कर रही है कि हस्बैंड की दूसरी मोहब्बत की बात कर रही है। ये मैं नहीं समझ पाया। बिल्कुल भगवान कसम नहीं समझ पाया एकदम नहीं। लेकिन चूंकि वो सुना रही थी, वो ताली बजा रहे थे, तो आप हिंदुस्तान की जनता की तरह कंफ्यूजन में ही रहिए। वही आपकी क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब कवि सम्मेलन मुशायरा एक साथ होता है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे इससे अच्छा आयोजन कोई नहीं लगता जब दोनों एक साथ हो। क्या बात।
क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। मैंने जो वीडियो भेजा था, मैंने बताया था कि पटना से मेरा एक नाता है, मैं वो बताऊंगा। तो मैं वो बता दूं कि यहाँ मेरे साढ़ू साहब रहते हैं। अच्छा, साढ़ू आप जानते हैं किसे कहते हैं? दो आदमी एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं, जो उनको साढ़ू कहते हैं। क्या बात है। नहीं, ये सब जो जो लोग ठगे गए वो ताली बजा दें एक बार। सारे ठगे गए। अच्छा, रेहान में खुद ताली बजा रहे बताए। मैं बहुत मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी, इतने बड़े बड़े शायर। अच्छा, हमको शायरी वायरी आती नहीं, ये सब अंदाजे बयां हैं और मैं और हूँ। तो मैं सच बताऊं, मैं खुर्शीद भाई से फोन पे बात करता था तो ये लगता था, और मैं थोड़ा एक आध बार में तलब भी हुआ किसी चीज में। जब मैंने यहाँ इनको देखा तो मैं इनके सामने पड़ा ही नहीं। हम इतना डर गए इनको देख कर, नहीं यार ये तो आदमी है। बहुत डर गए, बहुत डर गए, बहुत डर गया। मैं आया आज, मैं बस 2-4 मिनट बस आपसे शायरी यारी लोगों से सुन लीजिएगा, सुना देंगे बढ़िया। तो मैं सुनो तो यार। मैं पटना एयरपोर्ट पे उतरा तो खुर्शीद भाई ने गाड़ी भेजी, हमसे कह रहे थे कि आपको गाड़ी लेने आएगी, आप चिंता मत करिएगा। गाड़ी लेने आई, बढ़िया गाड़ी मुझे लेने आई, मैं लिया गया। हाँ, अरे बिल्कुल भगवान कसम सच्चे, झूठ आज तक बोला ही नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल। मैं गाड़ी में बैठा, जो मुझे रिसीव करने आए थे ड्राइवर साहब, उन्होंने मुझे बिठाया और मुझे से पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। अब मेरी हालत खराब हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे रिसीव किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने खुर्शीद भाई को फोन किया, हमने कहा कहाँ आना है, तो सिग्नल थोड़ा काम कर रहा था, थोड़ा नहीं कर रहा था। तो खुर्शीद भाई ने कहा होटल रॉयल बिहार आना है। ठीक है, तो ड्राइवर को भी नहीं पता। हमने कहा भैया तुमको भेजा गया है, तुम हो क्या? बोला मैंने आज ही सवेरे ड्राइवरी ज्वाइन की। आपने आज ही ज्वाइन की? रहने वाले कहाँ के हो? बोला मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ। मतलब अब यहाँ के बारे में उसको कुछ पता नहीं। रॉयल बिहार होटल नया नया बना, उसको बिल्कुल नहीं पता। मैंने रेहान भाई को फोन किया कि रेहान भाई ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? तो इन्होंने कुछ समझाया, ये भी लखनऊ के रहने वाले, इनको भी यहाँ का खास नहीं पता था। तो कुछ ऐसे इन्होंने उल्टा सीधा में बताया। अब समझ में ना, ड्राइवर चलता जा रहा, पटना खत्म नहीं हो रहा। चलता जा रहा। फिर हमने फिर खुर्शीद भाई को फोन किया। हमने कहा खुर्शीद साहब ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? अब जो खुर्शीद भाई ने जो PLF के करता धरता है, उन्होंने जो मुझे राय दी है, उस राय पे आप ताली बजा देना, आनंद आ जाएगा। हमने कहा खुर्शीद साहब ये रॉयल बिहार होटल है कहाँ? बोले अस्थाना साहब किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लीजिए। सर मैं डॉक्टर साहब आप ये बताइए। क्या बात है, अब मैं भैया सबीना जी, आप तो साथ में थे, ये साथ में थे, सबीना जी उसी गाड़ी में थे। ये हम जो है इन्होंने कहा किसी आदमी से पूछ लो। अच्छा, अब हम जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे। अध्यक्ष महोदय जिम्मेदार आदमी तो बहुत दिख रहे थे, जिम्मेदार कोई दिख ही नहीं रहा था। बड़े परेशान। तब तक एक पुलिस के भाई दिखे। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे। भाई हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे रेहान भाई की जेब काटी जाए, कुछ हो, सारी जिम्मेदारी पुलिस की होती है। मतलब पुलिस वाले करते नहीं है, वो खुद नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं
पुलिस वाले उनके साथ करते हैं। तो अब हर एक चीज का और सच्ची घटना बता रहा था। पुलिस का खड़े थे, हमने गाड़ी रुकवाई और शीशा नीचे करके कहा भाई साहब ये रॉयल बिहार होटल किधर? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब सर मेरी पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अब मैं ये सोचने लगा, लेकिन पहुंचने की जल्दी थी। रेहान भाई ने कहा था जल्दी आ जाइएगा, होटल में पहले आइएगा, आप लोगों से कुछ काम है। ये जो कुर्सियां आप देख रहे हैं ना, तो खैर हम आगे बढ़े। डॉक्टर साहब सुनिए, आप तो बहुत 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 प्यारे इंसान है। जब आप वो सेंटर में मिनिस्टर थे तो लखनऊ में कई बार कवि सम्मेलन कराया। मैं बहुत आपको देख के बड़ा खुश हो रहा था और मैं सोच रहा था आप जल्दी से फिर बनिए। तो खैर हम आगे बढ़े तो जीप खड़ी थी, बिल्कुल सच्ची घटना, एकदम भगवान का सच्ची घटना। जीप खड़ी थी, उसमें पुलिस के बड़े अफसर बैठे थे, बड़े वाले मतलब बड़े अफसर थे। तो मैं उतर के गया। मैं आपको भी बताऊं, अगर किसी अफसर के पास आप जाएं तो हमेशा उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। तो मैं उतर के गया। हमने कहा सर वो रॉयल बिहार होटल किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको वहां ठहरना है। बोले क्यों? हमने कहा आज वहां मुशायरा है। बोले क्यों? हम समझ गए ये बड़ा अफसर है। हम समझ गए बड़ा अफसर है। बड़ा अफसर क्या होता है आपको बताता हूँ, आप बहुत एंजॉय कीजिएगा। बड़ा अफसर वही होता है जिसको ये न पता हो कि हमारे शहर में कब क्यों और क्या हो रहा है, वही बड़ा अफसर होता है। तो हमने कहा भाई साहब वो मुशायरा है। तो उन्होंने कहा क्यों? अच्छा ये हमको भी नहीं पता क्यों, ये क्यों हो रहा है हमको भी नहीं पता है, और ये रेहान भाई को भी नहीं पता क्यों हो रहा है, और खुर्शीद साहब को तो पता ही नहीं है। रेहान भाई ने इनसे कहा होना है। बोले होना है। ये है। तो देखा, मैंने कहा कि भाई मैं कवि हूँ, शायर हूँ, मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, लगभग 11:30 पौने 12 बजे। हमने कहा हमको वहाँ जाना है, मैं कवि हूँ। तो उन्होंने हमको देखा, बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उनसे पूछा आतंकवादी होता क्या है? व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। और पटना उस प्रदेश की राजधानी है जो प्रदेश हर साल हमें सबसे ज्यादा IAS और IPS अफसर देता है। मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ। मैं उस प्रदेश की राजधानी में खड़ा हूँ जहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति पैदा हुई, जहाँ बुद्ध पैदा होते हैं जो कहते हैं जियो और जीने दो, जहाँ महावीर पैदा होते हैं कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और जहाँ गुरु गोविंद सिंह पैदा होते हैं कहते हैं कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं अगर वतन के ऊपर आंच आ जाए तो उस धरती पर मैं खड़े होकर खेलेगा। मैं व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ। बस मुश्किल से अब 5-7 मिनट आपके पास रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बड़े शायर हैं, उनको भी सुनना है। मैंने अपना टाइम इस शुरू में जो ले लिया है उसी में मैं सुपर हिट हो चुका हूँ, मुझे पता है। अब बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हम चल देंगे तो आप हमें अभी हुआ करके फिर से बुलाएंगे, तो वो वापस लौटने वाला काम कर रहा हूँ। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय ये बिटिया इनका खींच रही फोटो, वो उनका खींच रहे हैं, हमारा खींचा तो लोग हम खड़े हमें फोटो वो खींच रहे हैं। हमने अक्सर देखा ये मेरे साथ अक्सर ये होता है सर, अक्सर ये होता है। मैं एक बार यहाँ गया में आया कवि सम्मेलन में, तो मेरी फोटो खींची। बिल्कुल सच्चा किस्सा है अजहर इकबाल साहब, बिल्कुल भगवान कसम सच्चा। मेरे डॉक्टर शकील साहब मेरी फोटो खींची गई, दूसरे दिन अखबार में छपी। 3 दिन का प्रोग्राम था हिंदुस्तान अखबार का। तो जो और साथी कवि थे हमारे साथ, उन्होंने जब मेरी छपी हुई फोटो देखी तो अंदर से बहुत खौरियाए, मतलब खूब अंदर से गुस्सा हुए कि इसकी छप गई मेरी नहीं छपी, लेकिन ऊपर ऊपर सब तारीफ करते, सर्वेश भाई मुबारक हो आपकी फोटो छपी, आपकी फोटो छपी। तो हम भी शुक्राने झुके जा रहे थे, अरे सर आपकी दुआएं हैं कर, ऐसे कहा जाता है कि अंदर से हम कहते जा भाई मेरी छपनी थी। अंदर अंदर से भी यही करते हैं। तो एक ने बोले कि सर्वेश मिठाई खिलाओ, सच्चा किस्सा बताते, फिर मैं छोटी सी कविता सुना के बैठ जाऊँ। वो सच्चा किस्सा,
तो मेरी फोटो छपी, बोले मिठाई खिलाओ। हमने कहा अच्छा मैं खुद खिलाऊंगा, मैं खुद जा रहा हूँ लेने। क्या कहेंगे? सवेरे का टाइम था, बोले जलेबी। बिल्कुल मेरे साथ घटा किस्सा है, बाद में ये चुटकुला बन गया और खूब संचालक लोग उसको बताते हैं, लेकिन ये मेरे साथ घटी घटना लगभग 22 साल पुरानी है। तो मैं पहुंचा जलेबी की दुकान पे, तो मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, वो जलेबी खरीद रही थी। वो लगभग थी 19 साल की और मैं था 21-22 साल का। मैं उसी लड़की पर नजर लगाया था। आप गलत मत समझिए, मतलब मैं बड़ा था तो मेरी जिम्मेदारी थी कि छोटों पर नजर रखें। इसलिए हम उसको देख रहे थे। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी। मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर उसको 100 ग्राम जलेबी दी जिसपे मेरी फोटो छपी हुई थी। ये बिल्कुल सच्चा किस्सा है। और उस लड़की ने सर वहीं पे जलेबी खाई और अखबार का टुकड़ा फेंक दिया। और मैंने देखा उधर एक कुत्ता खड़ा था। वो कुत्ता अखबार को देखे और फिर हमको देखे, अखबार को देखे फिर हमको देखे। बिल्कुल भगवान का सब सच्चा किस्सा है। और थोड़ी देर बाद में देख रहा था कि मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं व्यंग्य की बात सुना था। हमने पुलिस अफसर से पूछा, सुनिएगा सटायर की भाषा समझिएगा, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत बताने की जरूरत नहीं। जो वाह वाह करेगा, जो ताली बजाएगा वो पढ़ा लिखा है, और जो नहीं करेगा वो अपना समझे हमें क्या करना है। हमें क्या करना है कि नहीं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? पूरी जो हमारी व्यवस्था है उस पर अगर आपको चोट महसूस होती हुई दिखाई पड़े तो आप मुझे नवाज दीजिएगा अपनी दुआओं से। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। वो बोले हत्या कर दो। अगली लाइन सटायर पकड़ लीजिएगा। वो बोले हत्या कर दो। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। मैं सर लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ राजधानी है, जैसे पटना राजधानी है बिहार की, ऐसे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। पटना में भी होगा ही, मैंने देखा नहीं है क्योंकि गया नहीं उधर कभी, तो मौके नहीं मिला। यूपी में भी नहीं मिलता, लेकिन वो रास्ता है तो निकल लेता हूँ, नहीं तो वहाँ कौन जाने देगा हमें, क्योंकि हम आम जनता है, पढ़े लिखे। मैं लखनऊ से, सर्वेश भाई ये हिम्मत एक शायर ही कर सकता है। तो लखनऊ में विधानसभा मार्ग है। अभी हमारे जो यूपी इलेक्शन हुआ उसके 1-1.5 महीने पहले मैं उधर से गुजर रहा था, तो मेरी मुलाकात हो जाती। कभी कोई नेता मिल गया, कोई मंत्री मिल गया, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई कवि शायर मिल गया। उस दिन मैं गुजर रहा था तो वहां पर मुझे एक गिरगिट मिला। गिरगिट आप लोग जानते हैं, हम सब लोग उसी के जैसे होते हैं, बस शो नहीं करते हैं, बस होते उसी के जैसे। तो गिरगिट मिला, मैंने गिरगिट से छोटी सी बात की, नहीं ये भगवान का तो सच्चा है। बिल्कुल सच है। तो गिरगिट से हमने छोटी सी बात की। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर अगर इसको बड़ा सटायर करना है, इसका वसी करना है, इसका फलक, तो आइए इसको कहते हैं दिल्ली के राजपथ पर, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। जुड़े रहिएगा, अंतिम पंक्ति पे ठहाके ताली जो मनो कीजिएगा। गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक मतलब द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने सर बिल्कुल सही है, अंग्रेजी ठीक बोली तो। महोदय बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी किसी गिरगिट की
दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है। अब तैयार हो जाए पटना, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का ये क्या बात है भाई, वाह वाह। देखिए सर, मैं हाथ जोड़कर भगवान कसम खाकर कह रहा हूँ, ये सब मैं उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए कह रहा हूँ। मेरा मैं भगवान एक क्षण का और सुनिएगा, एक क्षण का और सुनिएगा। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। मैं एक बात बता दूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, आप सब लोग ही पढ़े लिखे। ये जो नेता है, पुलिस है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन्हीं पर व्यंग्य क्यों किया जाता है, सटायर इन पर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सोसाइटी को गवर्न करते हैं। जिनके पीछे सोसाइटी चलती है उन्हीं पर सटायर किया जा सकता है। किसी मजदूर पर कभी कोई व्यंग्य नहीं हो सकता, किसी किसान पर कोई सटायर नहीं हो सकता, किसी रिक्शे वाले पर कोई सटायर नहीं हो सकता। तो जो इस तरह के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, अगर व्यंग्य उनके ऊपर लागू होता है तो अपने को सुधारें। ये मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, बहैसियत एक कवि। अगर उनके ऊपर लागू होता है तो अपने को सुधारें, अगर नहीं लागू होता है तो खूब मस्ती लेकर ठहाके लगाएं और उन लोगों को देखें जो ऐसा करते हैं। ये क्या बात। तो हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति। इससे अच्छा व्यंग्य मैं आज तक कर नहीं पाया। ये इंट्रोस्पेक्शन का व्यंग्य है, अंतर अवलोकन का ये व्यंग्य है। आप सुनिएगा, भगवान कसम वाला पार्ट निकल गया। अब आपकी कसम। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था? जुड़ना, कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। आखिरी 1 मिनट और दे दीजिए सर, थैंक यू सो मच। आखिरी 1 मिनट और मन से चाहता हूँ, थोड़ा मैंने टाइम ले लिया, माफ कर दीजिएगा। पता नहीं दोबारा रेहान भाई बुलाए ना बुलाए तो मैं पूरी भड़ास निकाल लें। तो आखिरी 1 मिनट और। ये क्षणिका मैंने तब लिखी, कलकत्ता में एक फ्लाईओवर गिरा और उसके नीचे 34 मजदूर दबकर मर गए। तो जिस कंपनी ने उस पुल को बनाया था, उससे जब इंक्वायरी की गई तो उसने कहा कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप, दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। यानी हम इस दुर्घटना के जिम्मेदार नहीं हैं, ये खुदा की कुदरत है जो भी है। मुझे लगा इस बात पर अगर आप सहमत हो ना तो आप ताली बजा देना एक बार। मुझे लगा नहीं, दिस इज नॉट एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एक्ट ऑफ फ्रॉड। मुझे ये लगा, तब मैंने ये क्षणिका लिखी। बड़े जिम्मेदार लोग सब बैठे हैं, शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, हमारे विधान परिषद अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सर बैठे हैं, और सब लोग बड़े लोग बैठे हैं जिनके नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सब आदरणीय हैं। मैं उनके सामने अंतिम क्षणिका रखता हूँ और अपना स्थान लेता हूँ। जो विभागीय जांच होती है तो कभी भी हमने ये नहीं देखा अपनी 37 साल की पत्रकारिता और कविता की जिंदगी में कि किसी भी विभाग के आदमी को कोई पनिशमेंट मिला हो। हमेशा जो है वो बरी हो जाते हैं। बस यही इसकी थीम है। और पुल जो गिरा था उससे मैंने ये क्षणिका उठाई, मेरा आज का अंतिम हिस्सा। विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया, विभाग ने पुल पर ये इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा
इसी पुल ने खाया। बहुत पढ़ी लिखी भाषा में पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच में। विभाग ने पुल पर यह इल्जाम लगाया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। पुल बहुत घबराया, अपने आप को निर्दोष बताया कि हुजूर सारा सीमेंट और लोहा मैंने नहीं पाया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया, मेरे हिस्से तो बहुत जरा सा आया। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, उसकी हर दलील हर याचना जांच कमीशन के सामने धुनी गई। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया, पुल के विरोध में आया। आखिरकार फैसला पुल के विरोध में ही आया कि सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। ये व्यंग्य नहीं था, ये प्रियम्बल ऑफ द सटायर था, ये भूमिका थी व्यंग्य की। अब आगे की दो पंक्तियां असली व्यंग्य है और मेरे काव्य पाठ का अंतिम चरण भी। ये सारा सीमेंट और लोहा इसी पुल ने खाया। पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे सरकारी विभागीय इल्जाम को, पुल अपने ऊपर लगाए गए इस झूठे विभागीय इल्जाम को किसी तरह सहन कर गया और अगले दिन ही नदी में कूद कर मर गया। अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। थैंक यू। क्या कहना।